Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, your Biotech Guide. In today's lecture, we are going to discuss about the protoplast isolation technique and their identification and the culture techniques for protoplast. So here we go. कि हैंडस्टीन थे जिन्होंने टर्म प्रोटोप्लास्ट दिया था सबसे पहले, फिर उसके बाद में कॉकिंग आए जिन्होंने एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ करके सेल वॉल रिमूव करा था, ठीक है, टू आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट. फिर हमारे आए थे नकाबे एंड हिज एसोसिएट्स, जो कि जिन्होंने कि मतलब टबैको प्लांट को यूज़ करके प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया था और उससे एक नया टबैको प्लांट बनाया था, मतलब रीजनरेशन ऑफ द होल टबैको प्लांट. ओके, में अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है. बहुत सारे मतलब सिंगल सेल को हम यूज़ करके वेराइटी ऑफ सोमैटिक सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं. प्रोटोप्लास्ट कल्चर से हम एक पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जो हाइब्रिड्स डेवलप होंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से, ठीक है, मतलब हाइब्रिड हम दो सेल्स का मतलब डिफरेंट फीचर्स को ले रहे हैं, ठीक है. एक सेल में हो सकता है कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हों और दूसरी सेल में कुछ और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हों, तो हम उन दोनों को फ्यूज़ करके हाइब्रिड बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ ईजी टू परफॉर्म सिंगल सेल क्लोनिंग विद द प्रोटोप्लास्ट, मतलब हम जो सिंगल सेल से क्लोनिंग करते हैं, सिंगल सेल का जो हम एक सेल को यूज़ करके उसका जो क्लोन बनाएंगे, है ना, तो वो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करके या ये जो हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करके हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी अचीव थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट डीएनए. आप लोग जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज़ अ कॉमन मेथड टू अचीव द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है. डिज़ायरेबल कैरेक्टर हमें जिस भी सेल से चाहिए होता है तो हम वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करके अचीव कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट आर एक्सीलेंट मटेरियल फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडीज़, ठीक है. अगर हमें मतलब क्या है कि हमने सेल वॉल तो रिमूव कर दिया, अब हमें सेल की स्टडी करना है, तो प्रोटोप्लास्ट को हम अच्छे मतलब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके हम उसके सेल की स्टडी कर सकते हैं, सेल की ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर्स की, ठीक है. फिर उसके बाद में हमारा क्या है, isolation of cell organelles and chromosome is easy from protoplast. Next is protoplasts are useful for membrane studies, ठीक है. membrane study के लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि अब हमने सेल वॉल रिमूव कर दिया, वो membrane की स्टडी इजीली कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स आर वेरी इजी. ओके, तो यहाँ पे ये मतलब वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में बताया ही हुआ है, फर्स्ट क्लास में आई गेस मैंने बताया ही हुआ है, बट यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि हम कैसे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, जो डायग्राम मैंने पेस्ट किया है. तो उसमें क्या दिख रहा है कि ये हमारी सेल्स हो गई, एपिडर्मिस की हमने सेल्स ली हैं, फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस कराई है, ठीक है. उसके बाद में हमने क्या किया है, डाइसेक्शन किया सेल का, है ना. डाइसेक्शन मतलब हमने सेल वॉल रिमूव करने के लिए किया, ठीक है. फिर प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाएगा, है ना. तो आइसोलेशन करने के लिए हम सेल वॉल को रिमूव करने के लिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए दो मेथड्स कॉमनली यूज़ करते हैं, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक मेथड्स, ठीक है. तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या होगा कि हम मैकेनिकली मतलब कुछ फोर्स यूज़ करके हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पे एंजाइमेटिक मेथड्स में हम कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. ओके, तो ये दो कॉमन मेथड हैं. हाँ, तो मैकेनिकल मेथड के बारे में हमें ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है. मैकेनिकल मेथड इज़ जस्ट कि हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग सम क्रूड और टेडियस प्रोसीजर्स, लाइक हम कैसे भी कोई भी मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैकेनिकल आइसोलेशन के लिए भी, तो हम उस टाइप के मतलब जिसमें हमें मैकेनिकल फोर्स यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, फोर्सफुली, तो उससे एक्चुअली क्या होता है, सेल के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है. और स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट हम आइसोलेट कर पाते हैं, मतलब बहुत ईजी मैथड नहीं है, ईजी टू डू नहीं है. सेल भी हमारी डैमेज हो सकती है, तो इसीलिए हम मैकेनिकल मेथड इतना कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो इवन मैकेनिकल मेथड को यूज़ करने के लिए हमें वही जो कॉमन मेथड हमने लास्ट डायग्राम डिस्कस किया है वही कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद में इसीलिए हम एंजाइमेटिक मेथड को ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं, ठीक है. तो फिर एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है कि इट गिव्स द गुड यील्ड ऑफ वाइबल सेल, मतलब हमें वाइबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब लाइव सेल ज़्यादा देखने को मिलेंगी. लेकिन अगर हम मैकेनिकल मेथड यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस से चांसेस हैं कि सेल डेथ ज़्यादा अचीव होगी और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन हम कम अचीव कर पाएंगे. लेकिन एंजाइमेटिक मेथड में क्या है, हमें वाइबिलिटी मतलब सेल की वाइबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी और मिनिमल और नो डैमेज टू द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है. बहुत कम डैमेज हो पाएगा इस एंजाइमेटिक मेथड को यूज़ करके, ठीक है. अब सोर्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट क्या होगा यहाँ पे, वो हो गई हमारी एनीथिंग एनी एक्सप्लांट, ठीक है. जो भी हम बेसिक एक्सप्लांट की सोर्स देखते हैं वही हमारी सोर्स हो जाएगी इसके लिए, ठीक है. तो एक्चुअली बेसिकली हम करते क्या हैं कि कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर जो है हमारी
गुड सोर्सेज हो जाती हैं टू प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। मतलब हमने कोई भी सेल की ली, आइसोलेट करी, फिर हमने उसके बाद में उसकी कैलस ग्रोथ कराई, ठीक है। कैलस से हमने सस्पेंशन कल्चर बनाया, सस्पेंशन कल्चर बनाने के बाद में या कैलस कल्चर हमारा बना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उससे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करेंगे, ओके। तो दिस इज दैट इज व्हाट विल बी आवर सोर्स, ओके। तो अब सबसे पहले कंपोजिशन क्या होता है सेल वॉल का। हाँ, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। पैक्टिनेज हो गया है, बट पैक्टिन है ना। तो फिर ये हमारे सेल के पार्ट्स हैं, सेल वॉल जिनसे सेल वॉल बन रही है, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स जो कि सेल वॉल को बना रहे हैं, है ना। तो फिर अगर हमें इनको आइसोलेट कराना है तो हमें वैसे ही एंजाइम्स भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि सेलुलोज के लिए सेलुलेज हो जाएगा, हेमिसेलुलोज के लिए हेमिसेलुलेज हो जाएगा, पैक्टिनेज के लिए पैक्टिन के लिए पैक्टिनेज हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंजाइम्स हम ये यूज करेंगे, सेलुलोज हो गया, हेमिसेलुलेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, इनके लिए हमें एक ऑप्टिमम पीएच रखनी पड़ेगी, ठीक है। जिस भी मीडिया को हम यूज कर रहे हैं, जिस भी मीडियम में हमने अपनी प्लांट सेल रखी हुई है, उस मीडिया का हमें पीएच मेंटेन रखना होगा, जो कि रहेगा 4.5 to 6, ओके। और टेम्परेचर रहेगा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। और हमें इंक्यूबेट करना होगा फ्रॉम हाफ एन आवर टू 20 आवर्स एटलीस्ट, ठीक है। देन अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं, जो कि मतलब लिस्ट दी हुई है कि ऑफ द एंजाइम्स एंड देयर सोर्स, ठीक है। तो जैसे कि हेमिसेलुलोज के केस में हम क्या देख रहे हैं, हेलिकेज इज आल्सो एंजाइम, जो कि हेमिसेलुलोज की ही कैटेगरी है, ओके। तो मतलब वन ऑफ द हेमिसेलुलोज एंजाइम है। तो इसकी सोर्स क्या होगी, हेलिक्स पोमेटिया, है ना। ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और डिफरेंट हमारे सोर्सेज दिए हुए हैं। हाँ, अब लेकिन आपको ये गेट बी के एग्जाम के अकॉर्डिंगली मतलब आपको याद नहीं करनी है ये टेबल, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट टू टेल यू गाइस कि हाँ ऐसा ऐसा भी है, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज से अगर हम ले रहे हैं सेलुलोज एंजाइम को, तो फिर डिफरेंट नाम उनके हैं, ठीक है। ओके, अब देयर आर टू वेज। अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बेसिकली डीबीटी वाले टॉपिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चंस डीबीटी में ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। गेट बी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि मतलब लाइक एंजाइम से रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बट आई हैव मेंशन्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट, ओके। सो दैट डीबीटी वालों के लिए भी इजी हो जाए, है ना। तो अब हम यहाँ पे दो तरीके देखते हैं एंजाइम से, एंजाइमेटिक मेथड यूज करके प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए। फर्स्ट इज टू स्टेप और सिक्वेंशियल मेथड, नेक्स्ट इज वन स्टेप और साइमल्टेनियस मेथड। तो टू स्टेप में क्या है कि हम पहले ट्रीट कर रहे हैं हमारे सेल को विद पैक्टिनेज, ठीक है, टू डिग्रेड द मिडिल लैमेला। और फिर उसके बाद में हम सेलुलेज डाल रहे हैं और फॉलोड बाय द पैक्टिनेज, ठीक है, जो कि आगे फर्दर हमारे सेल एग्रीगेट्स को ब्रेक करेगा, और फिर इंडिविजुअल सेल को जब हम सेलुलेज से ट्रीट करेंगे तो सेल वॉल को प्रॉपर्ली रिमूव करेगा, ठीक है। तो टू स्टेप मेथड का या फिर सिक्वेंशियल मेथड का, इस मेथड में क्या हो रहा है कि हमने पहले पैक्टिनेज डाला है, उसके बाद में हमने सेलुलेज वगैरह डाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू स्टेप मेथड। नेक्स्ट इज वन स्टेप मेथड, जिसको हम साइमल्टेनियस मेथड भी कहते हैं। ये हमारा प्रिफर्ड मेथड है, ठीक है। मोस्ट वाइडली ये प्रिफर किया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि हमने दोनों एंजाइम, जो हमारा मैक्रो एंजाइम हो गया, जो कि हमारा पैक्टिनेज है, और हमारे सेलुलेज, ये दोनों हमने साथ में यूज करे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हमारा बेसिक, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट बेसिक मेथड फॉर द प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड रीजनरेशन ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो हमने यंग प्लांट लिया, ओके। अब लेट्स से हमने लीफ लिया एज अ सोर्स, फिर उसके बाद में उससे हमने क्या, एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस को हमने पील ऑफ किया, और फिर उससे हमने सेल्स ली, और सेल्स को हमने क्या करा, प्लाज्मोलाइसिस कराई, ठीक है। प्लाज्मोलाइज सेल को फिर हमने एंजाइम के मिक्सचर में डाला। एंजाइम के मिक्सचर में जैसे ही हम डालेंगे तो क्या होगा, सेल वॉल डाइजेशन होगा, रिलीज ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, ओके। नेक्स्ट विल बी, हम प्रोटोप्लास्ट को वॉश आउट करेंगे, सो दैट हमारा प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाए और सेल डेब्रीज अलग हो जाए, ठीक है। फिर जो हमारा आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होगा, उसकी हम प्लेटिंग करेंगे, प्लेटिंग करके हम सेल वॉल, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, मतलब विद इन सम टाइम जो हमारी सेल वॉल जो हमने रिमूव करी थी, वो रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। रीजनरेट होने के बाद में सेल्स क्लम्पिंग कर लेंगी एक दूसरे के साथ में, ठीक है, अटैच हो जाएंगे, और फिर कैलस टिश्यू बनेगा। फिर उसके बाद में डिफ्रेंशिएशन होगा कैलस का टू फॉर्म द होल प्लांट, ओके। इसी को डिफरेंट टाइप से यहाँ पे भी लिखा, मतलब नेक्स्ट डायग्राम में भी इसी को इलस्ट्रेट किया गया है। जैसे कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन में सेम वही है कि हमने लीफ का स्टेरिलाइजेशन किया, पील ऑफ की हमारी एपिडर्मिस लेयर को, फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस कराई है। फिर उसके बाद में देयर आर डिफरेंट मेथड्स विच वी यूज टू कल्चर द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखेंगे, हैंगिंग ड्रॉपलेट मेथड हो गया, लिक्विड ड्रॉपलेट मेथड हो गया, अगार कल्चर मेथड हो गया, को कल्चरिंग, लिक्विड कल्चर मेथड, फेडर लेयर मेथड। फिर उसके बाद में मतलब कॉमन क्या आएगा, हमारा कैलस ग्रो होगा, फिर उसके बाद में हम उससे रीजनरेट करेंगे हमारे प्लांट को। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिकम।
हम मतलब प्लाज्मोलाइसिस करा रहे हैं, उसके बाद में एंजाइमेटिक मेथड यूज करके या कोई भी मेथड हम यूज करें, प्रोटोप्लास्ट का क्या हो रहा है, सेल वॉल जो है डीजेनरेट हो रहा है, ठीक है। बट ऑस्मोटिकम का क्या रोल है इसमें? अब अगर हमें हमारी प्रोटोप्लास्ट को प्रिवेंट करना है, स्टेबलाइज करना है, क्योंकि जस्ट हमने सेल वॉल को रिमूव किया है, ठीक है। अगर हम सेल वॉल को जस्ट रिमूव करेंगे तो जो भी हमारा कंटेंट है उस सेल वॉल मतलब सेल के अंदर, वो क्या होगा, एकदम से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऑस्मोटिकम का यूज करते हैं, और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, लाइक हमने सेल वॉल तो उससे हटा दी, तो वैसा ही कोई सपोर्ट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं टू स्टेबलाइज द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। एक सपोर्ट का काम करता है टू, बिकॉज द मैकेनिकल बैरियर ऑफ द सेल वॉल, जो कि ये आप सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज कि हाँ, तो ऑस्मेटिकम की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द रिएजेंट और द केमिकल दैट आर एडेड टू इंक्रीज द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड। एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है कि ऑस्मेटिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है ये, ठीक है। सेल वॉल मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एन एप्रोप्रिएट ऑस्मेटिक प्रेशर इन द प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन मिक्सचर एंड ऑल्सो लेटर इन द कल्चर मीडियम, ठीक है। तो फिर हमें, क्योंकि सेल वॉल को किसी ना किसी चीज से रिप्लेस करना है, जो हमने सपोर्ट बिल्ड करा है उसके लिए, मतलब वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इन प्लेस ऑफ सेल वॉल, तो हम कुछ और यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ऑस्मोटिकम, ठीक है। बेसिकली जस्ट ये ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करके उस प्रोटोप्लास्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि एकदम से सारा सेलुलर कंटेंट जो है बाहर रिलीज आउट नहीं हो जाए, या वो एकदम फैल नहीं जाए, डिस्पर्स नहीं हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब जो हमें ऑस्मेटिक प्रेशर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर वो मतलब अगर आपने ऑस्मेटिक प्रेशर टर्म आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोग डिस्कस करोगे, तो ऑस्मेटिक पोटेंशियल जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो बाय द एडिशन ऑफ वेरियस आयनिक और नॉन आयनिक सॉल्यूट, तो बेसिकली ऑस्मेटिक में क्या आ जाएंगे हम, जो हम यूज करते हैं, जो केमिकल हम यूज करते हैं, वो आयनिक या नॉन आयनिक सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन आयनिक सॉल्यूट्स के एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे, सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैनिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज। आयनिक सब्सटेंसेस में क्या आ जाते हैं हमारे, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब, ठीक है। जिसमें से कि अब हमारे ऑस्मेटिकम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो है मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल है, मोस्ट प्रिफर्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लीफ मेसोफिल प्रोटोप्लास्ट, ओके। देन नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन। अब आपने जो ये डायग्राम हमने देखा था अभी, इसमें क्या हो रहा था कि हमने आइसोलेट करा है, मतलब वॉशिंग करने के बाद में हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करा है, ठीक है। तो फिर वॉशिंग कैसे कर रहे हैं हम और आइसोलेट कैसे कर रहे हैं, वही हमारा आ जाएगा प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करेंगे और सेंट्रिफिकेशन करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय द वॉशिंग। तो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट आया, मतलब जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट आया प्रोटोप्लास्ट का, हम उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कराएंगे। सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद में क्या होगा, पैलेट हमारी नीचे रह जाएगी, जो भी हमारे मतलब पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रह जाएंगे, और जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है उसकी कम डेंसिटी होगी, तो फिर जो ऊपर वाला पार्ट होगा जिसको हम सुपरनेटेंट कह देते हैं, वो हमारा ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो सुपरनेटेंट में हमारा जो है प्रोटोप्लास्ट होगा, तो प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन को हमने आइसोलेट कर लिया, सॉरी प्रोटोप्लास्ट हमारा पैलेट में होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और बाकी का कंटेंट जो है वो सुपरनेटेंट में होगा, ठीक है। तो फिर प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन को हमने लिया, प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन को हमने वापस से क्या करा, रिसस्पेंड कर लेंगे हम उसको एमएस मीडियम में, मतलब सस्पेंड करने के लिए उसको एमएस मीडियम की ही कल्चर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन करने का तरीका। बेसिकली जो हमारी एंजाइम डाइजेस्टिव प्लांट सेल्स हैं, है ना, और मतलब हमारा जो मिक्सचर होगा प्रोटोप्लास्ट हमारा, जब हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करा है, या प्रोटोप्लास्ट हाँ हमने जब आइसोलेट कराया है, क्रिएट किया है प्रोटोप्लास्ट, तो हमारा जो प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होंगी, या फिर और उसके साथ साथ कुछ अनडाइजेस्टेड सेल्स भी होंगी, ठीक है, जिनमें से हो सकता है प्रॉपर्ली प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट नहीं हुआ हो, है ना, या फिर कुछ और सेल डेब्रीज होंगी, ठीक है। तो हम बेसिकली उन दोनों चीजों को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सेल क्लम्प्स को और जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड टिश्यूज हैं उनको हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करके और सेंट्रिफिकेशन यूज करके उस प्रोटोप्लास्ट को हम अलग सेपरेट आउट करा रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोटोप्लास्ट प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट इज कि अब हमने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट तो कर लिया, ठीक है। अब हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है वो हेल्दी है, वाइबल है या फिर नहीं, ताकि हम उससे फर्दर सेल डिवीजन उसमें कराएं और उससे कैलस क्रिएट करें, और उससे क्या बोलते हैं हम, होल प्लांट को रीजनरेट करा पाए, ठीक है। तो वायबिलिटी देखने के लिए कि जिंदा है प्रोटोप्लास्ट या नहीं है, उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में है या नहीं है, मतलब ऐसा प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट कर पाया है जिससे कि हम होल प्लांट को रीजनरेट कर सकें, ठीक है। इस चीज को चेक करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें से कि वन ऑफ द मेथड इज फ्लोरेसेंट डाइएसिटेट स्टेनिंग।
ठीक है। अब ये क्या करता है, जो भी हमारे वायबल प्रोटोप्लास्ट होंगे उनमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उन वायबल प्रोटोप्लास्ट को, क्योंकि ये स्टेन वो जो वायबल प्रोटोप्लास्ट जो स्टेन्ड होंगे उनको हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से यूज मतलब के थ्रू देख के ये देख सकते हैं कि कौन वायबल है कौन नहीं है। ठीक है, मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं बाय फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट इज स्पिनोसैफ्रनिन स्टेन। ठीक है, अब ये स्टेन हम कब यूज करेंगे, या ये स्टेन क्या करेगा, ये डेड प्रोटोप्लास्ट में एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, डेड प्रोटोप्लास्ट का कलर कैसा दिखेगा, जब इस फिनोसैफ्रिन स्टेन से स्टेन होने के बाद में कैसा रेड कलर दिखेगा। ठीक है, वाइल द वाइबल सेल्स रिमेन अनस्टेन्ड। ओके, नेक्स्ट इज इवांस ब्लू डाई। ठीक है, जो भी हमारी इंटेक मेम्ब्रेन्स हैं, मतलब जिनका सेल वॉल रिमूव नहीं हो पाया है, वो हमारी इवांस ब्लू डाई के थ्रू मतलब डिटेक्ट की जा सकती है। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, एक और है कैल्कोफ्लोर व्हाइट स्टेन। ठीक है, ये किससे बाइंड करती है, ये तब मतलब इसको हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जो हमारे रीजनरेट मतलब जो हमारे आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आफ्टर सर्टेन पीरियड सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर उस चीज के मेजरमेंट करने के लिए कि कितने प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया है वापस से या कितनों में नहीं हुआ है, हम इस टाइप का CFW स्टेन का यूज करते हैं। ठीक है, और हम कैसे वाइबिलिटी को चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन अपटेक, मतलब प्रोटोप्लास्ट ऑक्सीजन अपटेक करेगा ऑब्वियसली टू सर्वाइव, है ना। तो फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम उनके ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपटेक को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। हम देख सकते हैं प्रोटोप्लास्ट की, अगर वो फोटोसिंथेसिस करा रही है इट मीन्स प्रोटोप्लास्ट आर वाइबल, है ना। तो ये सब तो हो गया अबाउट प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम माइटोटिक डिवीजन एबिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट की। ठीक है, टू चेक द प्रोटोप्लास्ट वाइबिलिटी। नेक्स्ट इज कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, जो कि हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे उसमें नेक्स्ट मेथड था, जैसे ही हमने वाइबिलिटी चेक कर ली कि हाँ कितने प्रोटोप्लास्ट वाइबल है कितने नहीं है, फिर जो भी हमारे वाइबल होंगे उनको हम लेंगे और उनका क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, है ना। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बाद में जस्ट आफ्टर दैट क्या होगा, सेल वॉल डेवलप हो जाएगी, है ना। तो फिर सेल वॉल डेवलप होने के बाद में क्या होगा, जब हम उसको कल्चर मीडिया में रखेंगे तो फिर सेल डिवीजन फर्दर होगा टू रीजनरेट द होल प्लांट, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सूटेबल कल्चर मीडिया बनाना होगा जिसमें कि एप्रोप्रिएट कंडीशंस एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स हम उसमें डालें और प्रोटोप्लास्ट को के थ्रू हम होल प्लांट को रीजनरेट करा पाए। ठीक है, तो जब भी हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर करेंगे उसके लिए हम अगार कल्चर को यूज कर सकते हैं, लिक्विड कल्चर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट उसका मीडिया कैसा होना चाहिए, जनरल MS मीडिया ही होता है हमारा विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हमें मतलब देखने मतलब उसमें स्ट्रिक्टली चेंज या मॉडिफाई करने पड़ते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए मीडिया में, वो है हमारे कि उस मीडिया के अंदर अमोनियम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और लेस क्वांटिटी में आयरन और जिंक होना चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कि कैल्शियम जो है उसमें हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, हाई ऑक्सीजन और काइनेटिन रेशियो होना चाहिए, क्योंकि रेशियो क्यों ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल होगा रूट और शूट जनरेशन के लिए। ठीक है, इसलिए हाई ऑक्सीजन काइनेटिन रेशियो होना चाहिए टू इंड्यूस द सेल डिवीजन, और हाई काइनेटिन टू ऑक्सीजन रेशियो होना चाहिए फॉर द रीजनरेशन। ठीक है, ऑल्सो ग्लूकोज, क्योंकि एज अ कार्बन सोर्स यूज होता है तो इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड शुगर फॉर द कार्बन सोर्स, तो ये हमारा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में वाइटामिन भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हाँ, हम अगार कल्चर को जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं इस प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए, क्योंकि अगार उसमें सॉल्टिफाइंग एजेंट का काम करता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। ठीक है, लिक्विड कल्चर में हमारा क्या है, लिक्विड कल्चर बेसिकली प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए प्रेफर्ड मेथड है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं, जैसे कि डाइल्यूट करना इसको इजी है लिक्विड कल्चर को, और ट्रांसफर करना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कि हम कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी हैं जो कि जिनकी सेल्स जो है अगार कल्चर में या अगार मीडिया में डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे प्लांट स्पीशीज के लिए लिक्विड कल्चर इज द बेस्ट चॉइस, है ना। ऊपर से नेक्स्ट एडवांटेज उसमें ये भी है कि हम लिक्विड कल्चर के लिए जो हमारी प्रोटोप्लास्ट सेल्स हैं उनकी डेंसिटी को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज की ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है लिक्विड मीडियम में वो भी हम ऑल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जितना हमें रिक्वायर्ड हो। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड कल्चर, व्हाई इट इज मोस्ट प्रिफर्ड। ओके, दिस इज व्हाई इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड कल्चर फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है,
तो कुछ कल्चर मतलब हमने कल्चर मीडिया वगैरह के बारे में तो सब डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ कल्चर मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रोटोप्लास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। और ऑब्वियसली ये हमारे उसके लिए डीबीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर हाँ, आप लोग बस सुन सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मतलब अपने जो भी बीएससी वगैरह के लिए आप लोग सुन सकते हैं, बट वैसे ही डीबीटी वालों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली उसके सिलेबस में दिया हुआ है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करके और टेक्निक्स करके, तो फिर इसीलिए। तो कल्चर टेक्निक्स में हमारी सबसे मोस्ट कॉमन टेक्निक हमारी क्या हो जाएगी? फेडर लेयर टेक्निक, ठीक है। फेडर लेयर क्या है? मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक है फॉर कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट एट लो डेंसिटी, मतलब जब हमारे पास कम अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो मोस्ट कॉमन मेथड हमारा फेडर लेयर होगा, ठीक है। तो ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेंट और हाइब्रिड सेल्स ऑन प्लेट्स, ठीक है। ये इसका एक मेन एडवांटेज है। दूसरा, ये इसमें होता क्या है, हम इसका डायग्राम भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कि जो इसकी प्रोटोप्लास्ट सेल्स होती हैं वो उनको हम पहले एक्सरे से एक्सपोज कराते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको कल्चर में डालते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हो गई। एक्सरे से एक्सपोज क्यों कराते हैं? टू इनहिबिट द सेल डिवीजन विद गुड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड देन प्लेटिंग देम ऑन द अगार प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज को कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। को कल्चर ऑफ प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? हम दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को एक साथ ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो प्रोटोप्लास्ट है वो स्लो ग्रोइंग होगा, दूसरा जो अनदर प्रोटोप्लास्ट होगा वो फास्ट ग्रोइंग होगा, तो उनको हम साथ में कल्चर करा रहे हैं, ठीक है। तो को कल्चर का एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड्स द ग्रोथ फैक्टर्स एंड अदर केमिकल्स विच हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। मतलब बोथ द स्पीशीज जो है दे प्रोवाइड द ग्रोथ फैक्टर्स एंड अदर केमिकल्स, ओके। इसलिए को कल्चर मेथड जनरली यूज किया जाता है। ऑल्सो हाँ, द को-कल्चर मेथड इज जनरली यूज्ड इफ द टू टाइप्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी हम प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं या फिर जो भी हमने डिफरेंट सोर्सेज लिए हैं प्रोटोप्लास्ट की, वो ऐसे प्रोटोप्लास्ट होने चाहिए मॉर्फोलॉजिकली मतलब डिफरेंट हो सकता है एक अगर मैं प्लांट की लीफ सेल से ले रही हूँ तो एक हो सकता है मैं रूट्स का प्रोटोप्लास्ट लूँ बेसिकली, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज माइक्रोड्रॉप कल्चर। माइक्रोड्रॉप कल्चर में क्या है, हम स्पेशल टाइप की डिशेज यूज करते हैं, कपरैक डिशेज, ठीक है, जिसमें आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर प्रेजेंट होता है। और इनर चैम्बर में क्या होगा कि कुछ वेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वेल बन रहे होते हैं, जैसे कि किसी ने माइक्रो टाइटर वगैरह प्लेट देखी होंगी तो उनमें छोटे छोटे वेल्स बन रहे होते हैं उस टाइप का, ठीक है। तो फिर इनर चैम्बर्स में क्या है कि वेल्स बन रहे हैं और उनमें इंडिविजुअल प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनका न्यूट्रिएंट मीडियम उसके अंदर प्रेजेंट ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आउटर चैम्बर का काम क्या होता है, वहां पे हम वाटर से उसको फिल कर देते हैं टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी, है ना। तो इस तरीके से माइक्रोड्रॉप मेथड को यूज किया जाता है टू कल्चर द प्रोटोप्लास्ट, ओके। नेक्स्ट इज हाँ, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? सब प्रोटोप्लास्ट, ओ सॉरी, नेक्स्ट टर्म, वो मेथड्स हमारे खत्म हो गए। हाँ, यहाँ पे ये फेडर लेयर वाला डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर दिखाया गया है विद फेडर लेयर, ठीक है, जो कि हमारी फेडर लेयर जो है वो हमारी एक्स्ट्रा एक्सपोज्ड है, मतलब कंटेन कर रही है एक्स्ट्रा एक्सपोज्ड प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है। अब आते हैं सब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। सब प्रोटोप्लास्ट हमारा प्रोटोप्लास्ट से डिराइव्ड ऐसे फ्रेगमेंट्स, ठीक है, जिनके अंदर सारे सारे मतलब जैसे कि प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, सारे सेलुलर कंटेंट्स या सारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, बट इसके अंदर क्या है, सब प्रोटोप्लास्ट हम किसको कह रहे हैं, मतलब है प्रोटोप्लास्ट का पार्ट है विदाउट सेल वॉली, बट सारे सेलुलर कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट कंटेन ऑल द कंटेंट्स ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। ऐसे प्रोटोप्लास्ट को हम सब प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है, विच आर द फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डायग्राम में देख रहे होंगे ऊपर वाला, जिसमें दिख रहा है कि क्या है, बेसिकली हमने सेल ली, सेल से हमने प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कराया, ठीक है। अब वो प्रोटोप्लास्ट से दो मतलब उसका जो पार्ट्स थे वो अलग अलग ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है, एक जिससे अलग पार्ट बन रहा है, एक मतलब दो काइंड ऑफ पार्ट्स मतलब जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर कंटेन नहीं कर रहे हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ओनली, बट सारे ऑर्गेनेलीज या सारे कंटेंट जो सेलर कंटेंट है उनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक आध हो सकता है किसी में ER हो किसी में ना हो, मतलब सारे ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सब प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिनी प्रोटोप्लास्ट इसमें क्या है, जिनको हम कैरियोप्लास्ट भी कहते हैं, दे कंटेन द न्यूक्लियस एंड दे आर केपेबल ऑफ रीजनरेशन इनटू द होल प्लांट, ओके। लेकिन साइटोप्लास्ट क्या है हमारा, साइटोप्लास्ट भी हमारा मतलब ये मिनी प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट क्या है, ये सब प्रोटोप्लास्ट हैं दोनों, ठीक है। तो साइटोप्लास्ट मिनी प्रोटोप्लास्ट जो है वो हमारी मतलब न्यूक्लियर पार्ट आ जाएगा उसमें, लेकिन इट विल बी एबल टू रीजनरेट द होल प्लांट। बट साइटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लास्ट में सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा विदाउट द न्यूक्लियस, मतलब इट विल लैक द न्यूक्लियस, सो ड्यू टू विच द सेल विल नॉट बी एबल टू डिवाइड, है ना। तो इसीलिए ऐसे उसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लास्ट कह रहे हैं। बट इट कैन बी यूज मतलब इससे हम प्लांट को कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। बट साइटोप्लास्ट कैन बी यूजफुल फॉर द साइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। साइब्राइजेशन में क्या था, आपने क्या पढ़ा था, जो हम एक सेल ले रहे थे नॉर्मल सेल, और दूसरी सेल हम कौन सी ले रहे थे, इन्यूक्लिएटेड सेल ले रहे थे, मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो। तो साइटोप्लाज्म इज द सेम टर्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। तो इसका हम नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट से फ्यूजन करा सकते हैं, है ना। और इसी फिनोमिनन को हम क्या कह रहे थे, साइब्राइजेशन कह रहे थे। तो हम साइटोप्लास्ट को साइब्राइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोटोप्लास्ट। माइक्रो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, this is also a subprotoplasm which contain not all but a few chromosomes, ठीक है।